दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके चैनल मार्गदर्शन बाय अरकान सर पर। हम हिस्ट्री के विषय को लेकर के चल रहे हैं। अभी हम हिस्ट्री विषय में जो जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री की उसको हम बता रहे हैं, और हिस्ट्री के बाद फिर हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अलग अलग सब्जेक्ट पे वो करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ करंट अफेयर की जो टॉपिक्स होते हैं उसको आपको बताएं आकर्षक तरीके से, जिससे आपको आसानी से याद भी हो जाए और आप उसको पढ़ भी सके। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए हैं उसमें से यूनानी आक्रमणकारी के बारे में। इसका नाम है सिकंदर। सिकंदर का आक्रमण जो भारत पर हुआ है उसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए, सिकंदर जो था वो मैसिडोनिया जो यूनान में है, यूनान यूरोप में है। मैसिडोनिया कहाँ है? यूनान में है, और यूनान जो है वो यूरोप में है। तो वहां का शासक था, इसके पिता का नाम था फिलिप सेकेंड। फिलिप द्वितीय सिकंदर के पिता का नाम था, ठीक है। और ये सिकंदर के पिता थे फिलिप द्वितीय। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। आप जानते हैं कि अरस्तु काफी ऐसे स्कॉलर रहे हैं जिसको आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, इसको आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, अलग अलग विषय में अरस्तु को पढ़ते हैं। तो ये अरस्तु सिकंदर के आपको गुरु थे। सिकंदर ने सबसे पहले जो सत्ता ग्रहण किया अपने पिता की मृत्यु के बाद, वो 336 ईस्वी में ईसा पूर्व में सत्ता ग्रहण करते हैं। क्योंकि सिकंदर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, इसीलिए उनका उद्देश्य था कि हम पूरे दुनिया पे शासन चलाएं, पूरे दुनिया पे राज करें, और इसीलिए वो पूरे अलग अलग विश्व के हिस्से में जाकर के उसको जीतने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने इसी कड़ी में भारत पर विजय जो है वो 326 ईसा पूर्व में प्राप्त की। सबसे पहले वो भारत के पश्चिमी हिस्से से, जहां आज पाकिस्तान है, भारत के पश्चिमी हिस्से से अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत आया था, और वहां भारत में युद्ध करने के बाद 1 वर्ष रहा और 325 ईस्वी में पुनः वापस अपने देश लौट गया। आपको बता दें कि सिकंदर जब भारत आता है तो यहाँ पे उन्हें हाइडेस्पीस का युद्ध करना पड़ता है। और हाइडेस्पीस का युद्ध क्या था? ये झेलम नदी किनारे लगा गया था, और यहाँ के जो शासक थे, जो पंजाब था उस समय का, तो पंजाब के उस समय के वर्तमान जो समकालीन शासक थे पोरस, उनके साथ इनकी युद्ध हुई थी। इस युद्ध का नाम था हाइडेस्पीस का युद्ध। इसके बाद इस युद्ध को जीतने के बाद, क्योंकि इन्हें सिकंदर को बहुत बड़ी चुनौती दिया था पोरस, और इस पोरस से खुश भी था, और कहा जाता है कि पोरस को उसका साम्राज्य वापस भी लौटा दिया था सिकंदर। उसके बाद ये जो सिकंदर है वो पुनः आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ के फिर ब्यास नदी के पास आता है। और ब्यास नदी के पास आने के बाद आपको बता दें कि ब्यास नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदी है, आजकल मानी जाती है। ब्यास नदी के पास आने के बाद सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से, उस नदी को क्रॉस करने से मना कर दी, क्योंकि उन्हें इस बात का भय था कि उधर जो ब्यास नदी को क्रॉस करेंगे तो उधर जो सत्ता है, जो शासक है वो धनानंद का शासक है, और उसकी सेना बहुत बड़ी है, बहुत व्यापक है। इस डर से सिकंदर की सेना उसको क्रॉस भी नहीं की थी। कहा जाता है कि ये धनानंद जो थे वो आपको सिकंदर के समकालीन थे, मतलब उसी समय में भारत में शासन भी चला रहे थे। तो सिकंदर जो कि यहाँ से लौट गया था, और लौटने के बाद यहाँ भारत पर शासन चलाने के लिए उन्होंने अपनी सेनापति, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, उसको यहीं छोड़ दिया था, और शासन उसी के हाथ में, शासन की बागडोर सौंप दी थी। आपको बता दें कि सिकंदर का प्रिय घोड़ा जो था वो था बीरू केफला, और बीरू केफला के नाम पे ही झेलम नदी किनारे एक नगर भी बसाया गया था सिकंदर के द्वारा। ये सिकंदर का कुछ बायोडाटा है भारत में। अब है सिकंदर की मृत्यु कब होती है? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में यूनान में हो गई, और उस समय वो सिर्फ और सिर्फ 33 वर्ष की अवस्था में ही थे। अब अनुमान लगाइए कि सिकंदर इतने महान थे कि पूरे वर्ल्ड को, उसकी महत्वाकांक्षा इतनी अधिक थी कि पूरी दुनिया को जीतने के लिए वो चाहते थे, और उनकी 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाती है। अगर वो और जीवित रहते तो फिर इतिहास को बदल देते, इतिहास में एक परिवर्तनकारी जो बदलाव होते हैं वो लेके आते। अब आते हैं कि भारत पर जो सिकंदर का आक्रमण हुआ, उस आक्रमण के बाद भारत पर प्रभाव क्या पड़ा, और उसका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जामिनेशन में प्रश्न बनता है। प्रभाव ये हुआ पहला कि यूरोप से एशिया, मतलब खास करके भारत में जो समुद्री मार्ग होता है उसकी पहचान हो गई। आप आधुनिक भारत में देखेंगे कि जो वास्को डी गामा है उन्होंने भारत का रास्ता जो है तलाश किया था, भारत कैसे पहुंचेंगे यूरोप से। लेकिन उससे पहले सिकंदर ने ही ये तय मान लिया था, या रास्ता तैयार कर दिया था कि उस रास्ते से होकर हम जाएंगे तो हम भारत को पहुंच जाएंगे। तो यूरोप और एशिया के बीच एक समुद्री रास्ता जो होता है उसकी पहचान सिकंदर की वजह से ही हो सकी है। दूसरा, यूरोप और यूनान की जो कला और संस्कृति होती है
वो भारत में उसका प्रसार जो है सिकंदर के आक्रमण की वजह से ही हुआ, क्योंकि सिकंदर आया तो वो कला संस्कृति को लेके आया और यहाँ से जो इंटरेक्शन होता है भारत के लोगों का यूनान के लोगों के साथ, वो तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर भारत में रहता था। तो ऐसे में यूनान के साथ उनके जो इंटरेक्शन होते हैं वो लगातार बने रहते थे। गंधार कला जो है भारत का, उस गंधार कला पर यूनानी कला का प्रभाव देखने को मिलता है। और इन दोनों कलाओं में, इस दोनों प्रकार की कला में आपको जो गौतम बुद्ध की मूर्ति होती है वो भी बनाई गई है। इसके अलावा कई ऐसे जो पेंटिंग्स होती है वो सब बनाई जाती है। तो ये सब कुल मिलाकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव जो है भारत पर पड़ा सिकंदर के आक्रमण का। अब यहाँ पे एक फैक्ट है कि सिकंदर के जल सेनापति का नाम नियार्कस था। ये महत्वपूर्ण सेनापति थे, क्योंकि अब सिकंदर यूरोप से भारत आया तो ऐसे में उनको नदी समुद्र को क्रॉस करके ही आना पड़ता था। तो इस परिस्थिति में जल सेनापति का महत्व जो होता है वो काफी बढ़ जाता है। अब ये था सिकंदर के आक्रमण, उसका प्रभाव। आगे भी वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से जो यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर है इसके साथ और भारत में जो मौर्य की जो सेना, मौर्य काल में जो मौर्य वंश थे उसके साथ क्या इंटरेक्शन हुआ, इनके बीच में क्या आपसी संबंध हुए और किस प्रकार से भारत आपको एक समृद्ध प्रदेश बन सका। यहाँ एक चीज आपको याद रखना जरूरी है कि सिकंदर जो है ये भारत पर आक्रमण क्यों कर सका। इसका एक फैक्टर ये था कि भारत में जो एकता है, भारत के जो राज्य थे वो एकता के सूत्र में बंधे हुए नहीं थे, और जहाँ पे एकता नहीं होती है वहां पे लोग कमजोर होते हैं। तो हमें ये भी बताया सिकंदर ने कि किस प्रकार से अगर एकता नहीं होती है, यूनिटी नहीं होती है, तो बाहरी आक्रमणकारी आप पर आक्रमण कर सकता है। तो उसके बाद हमें अलर्ट होना चाहिए था। लेकिन भारत का इतिहास बताता है, क्योंकि इतिहास इसलिए बनता है क्योंकि हम इतिहास से कुछ सीखते नहीं है। तो आपको एकता जो है वो अभी भी समस्या रही है देश में, वर्तमान तक भी समस्या रही है देश में। इसका खामियाजा ये होता है कि हमारे ऊपर हमारे पड़ोसी गलत निगाह से देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल के लिए आप जो चीन होता है वो आप देख ही रहे हैं। तो यूनिटी में ही आपको ताकत है, स्ट्रेंथ है। तो यूनिटी महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मौर्य वंश है वो लेके आएंगे और उसको बताएंगे। चलिए, टेक केयर, खुश रहिए। इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। इसे प्लीज शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, जिससे क्या होगा कि उसको पता चले कि ये वीडियो जो है वो आपकी उसके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। थैंक यू।